हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। कहानी का नाम है बिकॉज ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 16। दानिश क्लोजेस अंतरा। अब आगे। इसके जवाब में विशाल ने गुस्से के साथ कहा, मैं उसे वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो वो चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा बच्चा है जो मैं कभी चाहता ही नहीं था। ये सुनकर ध्रुव ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन वो है तो आपका ही खून ना, तो फिर आपको इतनी नफरत क्यों है उससे? क्या इसलिए क्योंकि उसकी जगह पर आपको बेटी नहीं हुई और अब आप त्रिशा को अडॉप्ट कर रहे हैं? तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसे अपनाने में? ये सब सुनकर विशाल लैपटॉप ऑन करते हुए बोला, तुम यहां से अब जा सकते हो। ये सुनकर ध्रुव ने गुस्से के साथ कहा, बट अभी तक मुझे आपकी एक बात समझ नहीं आई। आखिर आप बेटी क्यों चाहते हैं? जब ऑलरेडी हम तीन भाई इस पूरे अंपायर को संभालने के काबिल हो रहे हैं, तो आपको अलग से एक बेटी क्यों चाहिए? ये सुनकर विशाल की आंखों में कुछ सस्पिशियस एक्सप्रेशंस आ गए और उसने तुरंत गुस्से के साथ कहा, अभी के लिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मुझे बेटी क्यों चाहिए और मेरे लिए बेटी क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तुम पूरी तरह से उसे बात को समझने के काबिल हो जाओगे, तब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अभी के लिए तुम यहां से जा सकते हो। ये कहकर विशाल अपना काम करने लगा। तो वहीं ध्रुव ने ये सब सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और वो वहां से बाहर निकल गया। शाम का वक्त था। इस वक्त विला में वायलिन की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। नमन और रोहित दोनों ही इस वक्त सोफे पर बैठे कुछ फाइल्स में काम कर रहे थे। तभी नमन ने कुछ सोचकर कहा, अभी हमें एक हफ्ते और यहाँ रहना है। तुमने क्या सोचा है? क्या हम अंतरा को भी अपने साथ यहीं पर रखें? इसके जवाब में रोहित ने कहा, हमें यही करना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे खुद से दूर किया तो वो नहीं रह पाएगी। अभी तो मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझाया है, वरना हम ये काम भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर नमन ने कहा, इसी बात की तो परवाह है मुझे। अगर उसकी वजह से हमारे काम में कोई भी प्रॉब्लम आई, तो दानिश सर के साथ साथ विशाल सर भी हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन तभी रोहित के दिमाग में कुछ आया और उसने नमन को देखकर कहा, वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था। ये सुनकर नमन ने कहा, क्या कहना है? इसके जवाब में रोहित कुछ सोचकर बोला, आज बहुत अजीब हुआ। इसके जवाब में नमन ने भी कुछ सोचा और बोला, हाँ मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। तभी रोहित ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन पहले मैं कहूंगा। पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। इसके जवाब में नमन ने कहा, हाँ ठीक है, तुम ही बोलो। तभी रोहित ने कहा, दानिश सर आज बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। वो अंतरा को अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं अंतरा उन्हें परेशान ना कर दे। लेकिन वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि उन्हें अंतरा से कोई परेशानी नहीं हो रही है और जैसे वो अंतरा को इसी घर में रखना चाह रहे हो। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये सब देखकर क्या सोचूं। और फिर तभी नमन ने भी हैरानी से कहा, मुझे भी तुमसे यही बताना था कि दानिश सर बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने दोपहर में अंतरा के लिए नए और ब्रांडेड कपड़े भिजवाए थे। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दानिश सर आखिर ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर अब रोहित और नमन दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर तभी रोहित ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अभी के अभी अंतरा को यहाँ से दूर कर देना चाहिए? क्योंकि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। दानिश सर अभी भले ही छोटे हैं, लेकिन अभी से ही वो बहुत खतरनाक है और अंतरा बहुत मासूम है। मुझे लगता है कि दानिश सर के आसपास अंतरा को नहीं रहना देना चाहिए। ये सुनकर नमन ने भी अपना सर हिलाकर कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, आज रात को ही हम अंतरा को अपने विला भेज देंगे और वहां पर उसके लिए एक नैनी रख देंगे जो उसका ख्याल रखेगी। ये सुनते ही रोहित ने कहा, अच्छा आइडिया है, हम यही करेंगे। इसके जवाब में नमन ने भी अपना सर हिला दिया। लेकिन तभी वहां पर एक आवाज आई, क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? उस आवाज को सुनते ही रोहित और नमन दोनों ही हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़े हुए। तो दानिश इस वक्त उनके तरफ ही बढ़ रहा था। दानिश को देखकर रोहित ने कहा, कुछ नहीं सर, मैं तो बस यही कह रहा था कि आने वाली जो क्रूज मीटिंग है उसमें ध्रुव सर के साथ साथ आपका भी होना जरूरी है। ऐसा विशाल सर ने कहा है। क्रूज मीटिंग का नाम सुनकर दानिश के भाव बदल गए और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे पता है और मैं उस मीटिंग में जरूर जाऊंगा। तभी नमन ने जवाब दिया, मैं आपके वहां जाने की तैयारी कर लेता हूं। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी दानिश की आवाज उनके कानों में गई, और एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप दोनों ने उस लड़की को यहां से कहीं भी दूर भेजने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानिश की ये बात सुनते ही नमन और रोहित हैरान रह गए और वो हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दानिश अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी रोहित तुरंत हिचकिचाते हुए बोला, दानिश सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
दानिश के कदम रुक गए और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे पता है आप क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी किसी भी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। लेकिन आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि वो लड़की यहां से कहीं जानी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहां से कमरे की तरफ चला गया। वही उसकी सारी बातें सुनकर रोहित ने हैरानी से कहा, दानिश सर तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है अंतरा की। मुझे ऐसा लग रहा है दानिश सर के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी शिकायत विशाल सर से कर देंगे और विशाल सर को अंतरा के बारे में बता देंगे और अंतरा को हम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ये सोचते ही नमन की आंखों में भी एक डर आ गया। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपना सरनामे हिलाकर कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि विशाल सर और दानिश सर का क्या रिश्ता है? वो दोनों भले ही बाप बेटे हैं, लेकिन दानिश सर विशाल सर से बहुत कम ही बात करते हैं और वो ऐसी चीजों की शिकायत कभी नहीं करेंगे। मुझे लगता है कोई दूसरी बात है। ये कहकर वो बाहर निकल गए। तो वहीं रोहित ने मुंह बनाकर कहा, फिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है? इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में इस वक्त गार्डन में सुरेखा, विवेक और रोली तीनों ही सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी सुरेखा ने कहा, दानिश को घर आए 5 दिन हो गए। पता नहीं ये लड़का कब घर आएगा। इसके जवाब में रोली ने कहा, उसने तो मेरा फोन भी नहीं पिक किया। मुझे उससे बात करनी थी, पर वो शायद काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है। ये कहते हुए उनके चेहरे पर उदासी थी। तो वही विवेक ने कहा, रोली बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने विशाल से बात की है और विशाल ने कहा है कि वो दानिश को कल जरूर घर लेकर आएगा। इसके जवाब में रोली ने नाराजगी के साथ कहा, मुझे आपके बेटे पर यकीन नहीं है। वो कभी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे मुझे खुशी मिले। मैं दानिश को आज बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक बार भी दानिश को घर आने के लिए नहीं कहा। मुझे अच्छे से पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मुझसे दानिश को दूर रखकर वो मेरे और दानिश के बीच रिश्ता खत्म कर देंगे, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। दानिश मेरा बेटा है और हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता खत्म नहीं होगा। ये कहकर रोली अपनी जगह से उठी और जाने लगी। तो सुरेखा ने गुस्से के साथ कहा, तुम मेरे बेटे पर इल्जाम नहीं लगा सकती बहू। मेरा बेटा कभी तुम दोनों के रिश्ते को खत्म करने के बारे में नहीं सोचेगा। ये सुनते ही रोली रुक गई और सार्कास्टिक होकर बोली, मॉम आपको क्या लगता है मैं ये बनी बनाई बातें बोल रही हूँ? क्या मुझे दिखाई नहीं देता कि विशाल जी क्या करने की कोशिश करते हैं? वो दानिश को सबसे बात करने देते हैं सिवाय मेरे। दानिश अभी इतना भी समझदार नहीं हुआ है। अभी उसमें एक तरह से बचपना है और इस उम्र में बच्चों को जो भी सिखाया जाएगा, वो आगे चलकर इस तरह करेंगे और जिस तरह दानिश को विशाल सीख दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे चलकर वो उनसे भी आगे निकलेगा और शायद उनके ऊपर ही वो खतरा बन सकता है। ये सुनते ही सुरेखा ने गुस्से के साथ कहा, ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम्हें ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता। मैं मानती हूँ तुम्हारे और विशाल के बीच रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने पति को ऐसे कोसोगी। ये सुनकर रोली ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और बोली, मैं आपके बेटे को कोस नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। दानिश की अभी उम्र बिजनेस संभालने की नहीं है। अभी उसकी उम्र एक आम बच्चों वाली है, जहां वो स्कूल जाएगा, मस्ती करेगा, बच्चों के साथ ट्रिप पर जाएगा, खेलेगा कूदेगा। लेकिन उसे आपके बेटे ने एक रोबोट बना दिया है। हर वक्त वो काम करता रहता है। उसके दिमाग में अभी सही सिर्फ और सिर्फ बिजनेस चलता है। वो बिजनेस माइंडेड हो चुका है। क्या आपको लगता है कि वो आगे चलकर आम इंसान की तरह रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर सुरेखा ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? क्या वो आम बच्चों की तरह बन जाए, जैसे आम बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं और माँ बाप के कहना मानते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि विशाल जो कर रहा है दानिश के साथ वो अच्छा कर रहा है? इससे दानिश आगे चलकर इतना सक्सेस हो जाएगा कि दुनिया का हर एक इंसान उसके आगे अपनी नजर झुकाएगा। ये सुनकर रोली ने सार्कास्टिक होकर कहा, वो तो अभी से ही लोग करते हैं। उसे देखकर सब अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बेटे का बचपन इस तरह से बिगड़े और आपके बेटे मेरे बच्चों का बचपन बिगाड़ रहे हैं। दानिश आम बच्चों के जैसे नहीं है। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है। हमेशा गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। वो कभी मुस्कुराता नहीं है। उसको मुस्कुराए तो जैसे सदियों बीत गए हो। अब आपके बेटे क्या हासिल कर रहे हैं ये सब कुछ करके? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? क्या आपको नहीं लगता कि दानिश को इस तरह फैमिली से दूर रखना कितना खतरनाक हो सकता है? इस उम्र में बच्चों को माँ बाप के सपोर्ट की जरूरत होती है और माँ बाप के प्यार की जरूरत होती है। लेकिन इन सब के बावजूद दानिश को पूरी फैमिली से दूर रखा गया। एक्स। ये कहते हुए रोली के चेहरे पर अब गुस्सा आ चुका था, तो वही सुरेखा अब ये सब सुनकर चुप हो गई थी। विवेक भी ये सब सुनकर खामोश थे। तभी उन्होंने कुछ सोचा और बोले, मुझे लगता है रोली बिल्कुल ठीक कह रही है।
दानिश अभी से ही बहुत मैच्योर हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से तो वो आगे चलकर और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। बेशक से वो अभी से ही बिजनेस संभालने के काबिल हो रहा है, लेकिन उसे एक आम बच्चों की तरह भी रहना चाहिए। एक्स। ये सुनकर रोली ने गुस्से के साथ कहा, डैड, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आपके बेटे ने मेरे बेटे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। वो आम बच्चों की तरह कभी नहीं रह सकता, इसलिए अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। बस एक माँ होने के नाते उसकी फिक्र लगी रहती है। शायद मुझे अब उसकी फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका बाप है उसकी फिक्र करने के लिए। ये कहकर वो गुस्से से अंदर चली गई तो सुरेखा ने कहा, बहू, तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो? तुम भी तो उसकी माँ हो ना, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? लेकिन रोली अब तक जा चुकी थी। इधर विवेक ने कुछ सोचकर कहा, लगता है अब मुझे खुद ही दानिश से बात करनी होगी। ये कहकर वो अपनी जगह से उठे और सीधे बाहर की तरफ निकल गए। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त हो चला था। डाइनिंग एरिया में इस वक्त दानिश हिट चेयर पर बैठा डिनर कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। तो वही रोहित और नमन भी साइड में खड़े बस चुपचाप दानिश को ही देख रहे थे। तभी दानिश ने आखिरी बाइट लेते हुए कहा, क्या उसने डिनर कर लिया? ये सुनकर नमन ने जवाब दिया, जी मैंने उसे डिनर करवाकर सुला भी दिया। वो आपको यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगी, आप फिक्र मत कीजिए। तभी दानिश ने अपने दोनों हाथ टेबल पर पटके। ये देखकर नमन और रोहित एक पल के लिए चौंक गए। रोहित ने तुरंत कहा, क्या हुआ सर? क्या खाने में कोई कमी है? इसके जवाब में दानिश ने गुस्से के साथ कहा, मैं उसके लिए एक नैनी हायर कर रहा हूँ। तुम दोनों को उसके ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। उसका जो भी काम होगा वो नैनी खुद करेगी। गॉट इट? ये सुनकर रोहित और नमन हैरान हो गए और नमन ने हैरानी से कहा, व्हाट? लेकिन अचानक से आप ये क्यों कर रहे हैं और सर आपको हुआ क्या है? आप अंतरा को इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर दानिश अपनी जगह से उठा और बिना किसी भाव के बोला, किसने कहा मैं उसकी परवाह कर रहा हूँ? रोहित ने ना समझी में कहा, तो फिर आप उसके लिए एक पर्सनल नैनी क्यों हायर कर रहे हैं? हम सब हैं ना उसकी मदद के लिए। मैं उसको रेडी कर देता हूँ, तो वही नमन उसे फ्रेश करवा कर शावर दिल देता है और फिर मैं उसे डिनर ब्रेकफास्ट लंच करवा देता हूँ और फिर नमन उसे सुला देता है। हम दोनों काफी हैं उसके लिए। ये सब सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन दूसरे ही पल डार्क हो गए और उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद करते हुए कहा, क्या तुम उसे शावर दिलाते हो? अचानक से नमन के चेहरे पर पसीने आ गए और वो हकलाते हुए धीरे से बोला, जी सर। और फिर तभी बाउल टूटने की आवाज उन सभी के कानों में गई, जिससे नमन और रोहित एक पल के लिए चौंक गए। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17, दानिश का पागलपन अंतरा के लिए। अब आगे। तभी दानिश ने अपने दोनों हाथ टेबल पर पटके। ये देखकर नमन और रोहित एक पल के लिए चौंक गए। रोहित ने तुरंत कहा, क्या हुआ सर? क्या खाने में कोई कमी है? इसके जवाब में दानिश ने गुस्से के साथ कहा, मैं उसके लिए एक नैनी हायर कर रहा हूँ। तुम दोनों को उसके ज्यादा क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। उसका जो भी काम होगा वो नैनी खुद करेगी। गॉट इट? ये सुनकर रोहित और नमन हैरान हो गए और नमन ने हैरानी से कहा, व्हाट? लेकिन अचानक से आप ये क्यों कर रहे हैं और सर आपको हुआ क्या है? आप अंतरा को इतनी परवाह क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर दानिश अपनी जगह से उठा और बिना किसी भाव के बोला, किसने कहा मैं उसकी परवाह कर रहा हूँ? रोहित ने ना समझी में कहा, तो फिर आप उसके लिए एक पर्सनल नैनी क्यों हायर कर रहे हैं? हम सब हैं ना उसकी मदद के लिए। मैं उसको रेडी कर देता हूँ, तो वही नमन उसे फ्रेश करवा कर शावर दिल देता है और फिर मैं उसे डिनर ब्रेकफास्ट लंच करवा देता हूँ और फिर नमन उसे सुला देता है। हम दोनों काफी हैं उसके लिए। ये सब सुनकर दानिश के एक्सप्रेशन दूसरे ही पल डार्क हो गए और उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद करते हुए कहा, क्या तुम उसे शावर दिलाते हो? अचानक से नमन के चेहरे पर पसीने आ गए और वो हकलाते हुए धीरे से बोला, जी सर। और फिर तभी बाउल टूटने की आवाज उन सभी के कानों में गई, जिससे नमन और रोहित एक पल के लिए चौंक गए। रोहित और नमन इस वक्त दोनों ही सदमे में जा चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर दानिश इस वक्त किस बात का गुस्सा दिखा रहा था। वो दोनों हकलाने लगे और धीरे से बोले, क्या दानिश सर पागल हो गए हैं? ये इस तरह क्यों जता रहे हैं जैसे कि हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो? तभी रोहित ने कहा, क्या ये अपनी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं आजकल? विशाल सर ने कहा था कि हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना है और अगर इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इनका गुस्सा किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी नमन ने याद करते हुए कहा, लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है, मैं हर रात इन्हें मेडिसिन खुद अपने हाथों से देता हूँ और ये खा भी लेते हैं। लेकिन अभी ये जिस तरह गुस्सा दिखा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का है। तभी दानिश ने दांत पीसकर कहा, जवाब दीजिए मुझे, क्या आप दोनों ने उसे अपने हाथों से शॉवर दिलाया है?
ये सुनते ही अब नमन ने खुद को संभाला और गहरी सांस लेकर बोला, दानिश सर एक्चुअली वो अभी बहुत छोटी है और हम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। अभी जल्दबाजी में हमें कोई नैनी उसके लिए नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें खुद ही उसका सब कुछ करना पड़ा। लेकिन हम वादा करते हैं जैसे ही हम उसे अपने विला लेकर जाएंगे, वैसे ही हम उसके लिए एक नैनी रख लेंगे और वो ही उसका अच्छे से ख्याल रखेगी। प्लीज आप शांत हो जाइए। ये सुनकर दानिश ने टेबल पर अपनी पकड़ कस दी और दांत पीस कर बोला, कुछ ही देर में नैनी आने वाली है, उसे तुम अपने साथ लेकर जाओ और आज के बाद वही उसका सब कुछ करेगी। तुम सबको उसे छूने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर अब रोहित और नमन दोनों ही हैरान रह गए और दानिश गुस्से के साथ वहां से चला गया। रोहित ने हैरानी से कहा, दानिश सर ने अभी इतनी रात को नैनी को बुलाया है? क्या ये पागल हो गए हैं? आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन्हें अंतरा से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, जबकि उसने तो सिर्फ और सिर्फ इन्हें परेशान किया है। तभी नमन ने कुछ सोचकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर रोहित ने मुंह बनाकर कहा, अब इससे बुरा क्या होगा? मुझे तो पहले ही डर लग रहा है। अब तुम और मुझे मत डराओ और अब चलो, क्योंकि कुछ ही देर में नैनी आने वाली होगी, हमें उसे सब कुछ समझाना भी होगा। अब तो मुझे अंतरा को छूने में भी डर लग रहा है। ये सुनकर नमन ने भी कहा, हाँ सच कहो तो मुझे भी उसे छूने में भी डर लग रहा है। अब मुझे हर पल यही डर लगेगा कि कहीं दानिश सर इस बात को लेकर भी गुस्सा ना हो जाए कि हमने उसे छुआ था। इसके जवाब में रोहित बाहर जाते हुए बोला, जल्दी से ये काम खत्म हो जाए। एक बार हम अगर अंतरा को अपने घर लेकर चले गए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब दानिश सर हमें वहां देखने नहीं आएंगे कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और वैसे भी हम उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, हम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। नमन भी उसके पीछे जाते हुए बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन दानिश सर को ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है। ये कहकर वो दोनों ही वहां से निकल गए। इधर दानिश इस वक्त बालकनी के काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में गिटार था और वो चांद को देखकर गिटार बजाने लगा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन आंखें बंद करते ही उसके चेहरे के सामने अंतरा का छोटा सा चेहरा आया। दूसरे ही पल दानिश ने अपनी आंखें खोल दी और चांद को घूरते हुए बोला, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम में मुझे वो क्यों दिखाई दे रही है? आखिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? लेकिन वो आज मुझे तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये कहते हुए दानिश वही अपने दोनों हाथों को फैलाकर काउच पर लेट गया। चांद की रोशनी इस वक्त उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी वहां पर एक आवाज आई, मेरे भाई कब तक ऐसी हालत में रहोगे? मेरी बात मानो, घर चलो मेरे साथ। इस आवाज को सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने अपनी आंखें खोली तो ध्रुव इस वक्त दीवार से टेक लगाए खड़ा उसे घूर रहा था। ध्रुव को देखकर दानिश ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? इसके जवाब में ध्रुव उसके पास आया और बैठ गया और वो दानिश को ध्यान से देखकर बोला, अगर इसी तरह अकेले रहोगे तो अकेले रहने की आदत हो जाएगी और फिर तुम्हें लोग पसंद नहीं आएंगे, ना ही लोगों की भीड़ पसंद आएगी। उसके जवाब में दानिश ने कहा, अकेले रहने की आदत हो गई है मुझे भाई, अब ना तो मुझे लोग पसंद है और ना ही लोगों की भीड़। ये सुनकर ध्रुव उसे ध्यान से देखकर बोला, आर यू श्योर? क्या तुम वाकई अभी के लिए घर वापस नहीं आओगे? उसके जवाब में दानिश ने कहा, नहीं। ध्रुव ने कहा, लेकिन मॉम तुम्हारे लिए परेशान है। दानिश ने सर्द आवाज में कहा, उनसे कह दीजिए वो मेरे लिए परेशान ना हो, मैं बड़ा हो चुका हूं, मैं अपनी केयर खुद से कर सकता हूं। तभी ध्रुव ने जवाब दिया, लेकिन वो हमारी मॉम है, हम जितने बड़े हो जाए वो हमारी फिक्र करेगी। इसके जवाब में दानिश ने गुस्से के साथ कहा, उन्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी भाई? उन्हें अपने छोटे बेटे की फिक्र करनी चाहिए, इस वक्त उन्हें अपने छोटे बेटे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो वैसे भी अब बड़ा हो चुका हूं, इसलिए उनसे कह दीजिए कि वो मेरी झूठी फिक्र दिखाना बंद कर दे। ये कहकर वो गुस्से से उठा और अंदर जाने लगा। वहीं ध्रुव ने गहरी सांस लेकर बोला, दानिश तुम गलत सोच रहे हो, मॉम कभी हम तीनों के बीच भेदभाव नहीं करती, वो हम तीनों को बराबर प्यार करती है। ये सुनकर दानिश ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद करते हुए कहा, भाई मुझे अच्छे से पता है मॉम हम तीनों भाइयों के साथ क्या करती है, इसलिए आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि उनके लिए उनका सबसे छोटा बेटा ही मायने रखता है। मुझे तो उन्होंने पहले ही पराया कर दिया, इसलिए मैं खुद ही उन सब से दूर हो गया और अब यहाँ मुझे अच्छा लगता है, इसलिए उन सब से कह दीजिएगा कि बिना मेरी परमिशन के यहाँ कभी ना आए। ये कहकर वो सीधे वॉशरूम में चला गया। ध्रुव उसकी सारी बातें बस सुनता रह गया। अगला दिन सुबह का वक्त था। इस वक्त अंतरा मुंह फुलाकर सोफे पर बैठी हुई थी। रोहित और नमन उसके आगे पीछे ब्रेकफास्ट लेकर दौड़ रहे थे, लेकिन अंतरा ब्रेकफास्ट खाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी नमन ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा हमें माफ कर दो, हम आज तुम्हें एम्यूजमेंट पार्क लेकर नहीं जा पाएंगे।
हमें ऑलरेडी बहुत सारा काम है, लेकिन हम वादा करते हैं नेक्स्ट वीकेंड हम आपको जरूर एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएंगे। अंतरा ने मुंह बनाते हुए कहा, पर मुझे वो नैनी पसंद नहीं है, आप उस नैनी को यहाँ से भेज दो। आप दोनों ही मुझे लेडी किया करो, आप दोनों के साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ और मस्ती करती हूँ। क्वोट। ये सुनते ही रोहित और नमन एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने धीरे से कहा, अगर उसे पता चलेगा कि उस नैनी को खुद दानिश सर ने उसके लिए हायर किया है, तब वो कैसे रिएक्ट करेगी? मुझे तो डर लग रहा है उसे बताते हुए भी। इसके जवाब में नमन ने कहा, हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम इसे कैसे बताएं कि इसे हमने हायर नहीं किया है। इसके जवाब में अब वो दोनों ही चुप हो गए। तभी अंतरा सोफे से नीचे उतरते हुए बोली, मुझे बाहर गार्डन में खेलने जाना है। ये सुनकर नमन ने तुरंत कहा, ओके आप मेरे साथ चलो। ये सुनकर अंतरा ने अपना सिर हिलाया और वो अपने हाथ में डॉल को लेकर सीधे गार्डन की तरफ दौड़ निकली। नमन उसके पीछे जाते हुए बोला, अंतरा बेटा रुको, मेरा इंतजार करो, इस तरह आप अकेले नहीं जा सकते। लेकिन अंतरा ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वो दौड़ते हुए गार्डन की तरफ बढ़ गई। इधर रोहित नमन के पीछे आते हुए बोला, अभी के लिए दानिश सर अपने गिटार क्लासेज गए होंगे, इसलिए हम इसे गार्डन में खेलने के लिए भेज सकते हैं और शाम को विशाल सर यहाँ आएंगे। उसके बाद हम इसे बैकयार्ड में ही रुकने के लिए कह देंगे। ये सुनकर नमन ने सिर हिला दिया और वो दोनों गार्डन में आए। अंतरा गार्डन में फव्वारे के पास और वहां फूलों के आसपास उड़ रही तितलियों को देख रही थी और खुशी से तालियां बजा रही थी। उसे इस तरह खिलखिलाते देख नमन और रोहित दोनों ही मुस्कुरा रहे थे, पर तभी उन दोनों की नजर विला से बाहर निकल रहे ध्रुव पर गई। ध्रुव को वहां देखते ही रोहित और नमन दोनों ही हड़बड़ा गए और रोहित ने डरते हुए कहा, ओह नो यहाँ तो ध्रुव सर आ गए। हमें जल्द से जल्द अंतरा को कमरे में लेकर जाना होगा, अगर उन्होंने गलती से भी अंतरा को देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर नमन ने भी अपना सिर हिलाया। लेकिन वही रोहित जैसे ही अंतरा की तरफ बढ़ा पर तभी उसने देखा कि अंतरा ध्रुव को देख चुकी थी और ध्रुव को देखते ही वो जोर से चिल्लाई, अले आप तो वही हो जो मुझे आश्रम में मिले थे। क्या आपको पता है कि मेरा दोस्त कहाँ है? ध्रुव जो बाहर की तरफ जा ही रहा था वो अंतरा की आवाज सुनकर रुक गया और वो उसे हैरानी के साथ वहां देखने लगा। इधर रोहित और नमन दोनों ने अपने सिर पर हाथ रख लिया था। नमन ने लाचारी से कहा, ये लड़की तो जैसे जबरदस्ती अपने आप पर मुसीबत मोल लेती है, पता नहीं आगे चलकर हम इसे कैसे संभालेंगे। वही ध्रुव अंतरा की तरफ बढ़ने लगा। अंतरा की आंखों में चमक थी। वो उसके पास दौड़ते हुए गई और बोली, क्या आप मेरे दोस्त को जानते हैं? कहाँ है वो? उसका घर कहाँ है? मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या आप मुझे बताएंगे वो कहाँ पल मिलेगा मुझे? अंतरा के इन सभी सवालों को सुनकर ध्रुव ने हैरानी से कहा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया? ये कहकर वो आसपास देखने लगा, तभी उसकी नजर नमन और रोहित पर गई। उन दोनों को देखकर ध्रुव ने कहा, नमन अंकल, रोहित अंकल, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? रोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली ये गलती से यहाँ पर आ गई थी, पर हम इसे जल्द ही अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे यहाँ से लेकर जाने वाले थे। लेकिन तभी अंतरा ने ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाकर बोली, प्लीज प्लीज मुझे मेरे दोस्त के पास लेकर चलिए, मुझे उससे मिलना है प्लीज। उसकी ये बात सुनकर ध्रुव हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, यू नो वॉट, तुम्हारा दोस्त भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है, इनफैक्ट वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। लेकिन मैं उसे अभी तुमसे नहीं मिलवा सकता, इसलिए प्लीज अभी के लिए ऐसे जिद मत करो। लेकिन अंतरा तुरंत अब ध्रुव के दोनों पैरों से लिपट गई और ध्रुव के पैरों के बीच अपना छोटा सा सिर घुसाते हुए बोली, जब तक आप मुझे मेरे दोस्त से नहीं मिलवाओगे, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे मेरे दोस्त से मिलाओ। ध्रुव उसकी हरकत को देखकर हैरान था। वही नमन और रोहित का भी मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों अभी आगे बढ़ते उससे पहले ध्रुव ने उन दोनों को रोक दिया और अंतरा को खुद से दूर करने लगा और बोला, देखो अंतरा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुमको तुम्हारे दोस्त से जरूर मिलवाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये कहकर ध्रुव जबरदस्ती अंतरा को अपने पैरों के बीच से बाहर निकालने लगा, लेकिन अंतरा किसी छोटे से ऑक्टोपस की तरह उसके पैरों से लिपटी हुई थी। ध्रुव काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और वो अभी स्ट्रगल कर ही रहा था कि तभी उन सभी के कान में एक बेहद गुस्से भरी लेकिन डरावनी आवाज गई, अभी के अभी उन्हें छोड़ दो, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए ध्रुव शॉक्ड हो गया। वही अंतरा जो अभी तक ध्रुव के पैरों से लिपटी हुई थी, वो भी झटके के साथ सामने देखने लगी और सामने खड़े इंसान को देखकर वो एकदम से डर गई। कौन है वो शख्स? कल होगा जेलेसी एंड पॉसेसिवनेस का असली डोज। ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18। दानिश ऑब्सेस्ड विद अंतरा। अब आगे। लेकिन अंतरा तुरंत अब ध्रुव के दोनों पैरों से लिपट गई और ध्रुव के पैरों के बीच अपना छोटा सा सिर घुसाते हुए बोली, जब तक आप मुझे मेरे दोस्त से नहीं मिलवाओगे, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगी।
मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे मेरे दोस्त से मिलाओ। ध्रुव उसकी हरकत को देखकर हैरान था। वही नमन और रोहित का भी मुंह खुला का खुला रह गया। वो दोनों अभी आगे बढ़ते उससे पहले ध्रुव ने उन दोनों को रोक दिया और अंतरा को खुद से दूर करने लगा और बोला, देखो अंतरा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुमको तुम्हारे दोस्त से जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये कहकर ध्रुव जबरदस्ती अंतरा को अपने पैरों के बीच से बाहर निकालने लगा, लेकिन अंतरा किसी छोटे से ऑक्टोपस की तरह उसके पैरों से लिपटी हुई थी। ध्रुव काफी ज्यादा स्ट्रगल करने लगा और वो अभी स्ट्रगल कर ही रहा था कि तभी उन सभी के कान में एक बेहद गुस्से भरी लेकिन डरावनी आवाज गई, अभी के अभी उन्हें छोड़ दो, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस आवाज को सुनते ही एक पल के लिए ध्रुव शॉक्ड हो गया। वही अंतरा जो अभी तक ध्रुव के पैरों से लिपटी हुई थी, वो भी झटके के साथ सामने देखने लगी और सामने खड़े इंसान को देखकर वो एकदम से डर गई। उस आवाज को सुनते ही अंतरा एक पल के लिए चौंक गई। उसने सामने की तरफ देखा और सामने खड़े दानिश को देखकर वो एक पल के लिए डर भी गई। लेकिन अभी वो कुछ रिएक्ट करती, उससे पहले ही दानिश गुस्से के साथ उसकी तरफ बढ़ा। तो वही ध्रुव, नमन और रोहित तीनों ने भी जब दानिश को इतने गुस्से में देखा तो नमन और रोहित तो डर गए। लेकिन ध्रुव ने ना समझी में कहा, दानिश व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन तभी दानिश ध्रुव के पास आया और अभी भी ध्रुव के पैरों से लटकी छोटी सी अंतरा को पीछे से पकड़कर उससे दूर खींच लिया। अंतरा सीधे दानिश के पैरों से जा लिपटी और दानिश गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी दूसरे को छूने की? ये सुनकर ध्रुव की आंखें छोटी हो गई, तो वहीं बाकी सब भी हैरान रह गए। लेकिन अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। वो तुरंत अपना छोटा सा सर सहलाते हुए चिढ़कर बोली, आपने मेरे इंटेलिजेंस से सिल पल माल दिया। आपको पता है मेरा छोटा सा सिल कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है? अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं बुद्धू बन जाती ना। उसकी ये बात सुनकर दानिश नीचे झुका और उसको कसकर हाथ से पकड़कर बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे अलावा तुम किसी के पास नहीं जाओगी और ये आज हरकत जो तुमने की है इसकी सजा के लिए रेडी रहना। सजा का नाम सुनते ही एक बार फिर से अंतरा चौंक गई। वो तुरंत ध्रुव, नमन और रोहित की तरफ देखकर मुंह फुलाकर बोली, ये हमेशा मुझे सजा देते रहते हैं, पल मैंने गलती क्या की? तभी ध्रुव ने दानिश को इतने गुस्से में देखकर कहा, दानिश पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हें हुआ क्या? तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? इसके जवाब में दानिश ने गुस्से के साथ कहा, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप इससे क्या बात कर रहे थे? ये कहकर उसने अंतरा की कलाई को पकड़ा और उसे सीधे अपने पीछे कर दिया। अंतरा तुरंत दानिश के दूसरे साइड से निकलने लगी, लेकिन दानिश ने वापस से दूसरे तरफ अपना पैर बढ़ा दिया। अंतरा दानिश के पैरों से लिपट गई और चिढ़कर बोली, मुझे लोहित और नमन अंकल के पास जाना है, छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। ये कहकर वो दूसरे साइड से निकलने को हुई, लेकिन दानिश ने दूसरे साइड में अपना पैर लगा दिया। अंतरा एक बार फिर से उसके पैर से लिपट गई। वो इधर से उधर फुदक कर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दानिश उसे अपने पीछे से आगे आने ही नहीं दे रहा था और ये सब कुछ रोहित नमन बस चुपचाप देख रहे थे। उन दोनों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि अभी दानिश के बीच कुछ भी कह दे। तो वही ध्रुव ने ना समझी में कहा, दानिश मुझे तुम बताओ कि आखिर हुआ क्या है और ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या तुम इसे जानते हो? इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ये सुनकर ध्रुव ने अब अंतरा को देखने की कोशिश की, लेकिन दानिश ने अंतरा को पूरा अपने पीछे छुपा रखा था, जिससे चाहकर भी ध्रुव से देखा नहीं पाया। फिर वो बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ। एक्चुअली ये अनाथ आश्रम में रहती थी। जब हम उस दिन फंक्शन में गए थे तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये सुनते ही दानिश के हाथों की मुठ्ठियां बंद हो गई। उसने बिना किसी भाव के कहा, लेकिन अब आपको इससे मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये अनाथ आश्रम में नहीं रहती, बल्कि इस घर में रहती है। ये सुनते ही ध्रुव शॉक्ड हो गया। तो वही नमन और रोहित भी हैरान रह गए। नमन ने तुरंत घबराते हुए कहा, दानिश सर ये क्या कह रहे हैं? क्या इन्हें पता नहीं है कि अगर ध्रुव सर ने विशाल सर से इसके बारे में बता दिया तो कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है? तभी रोहित ने भी कहा, हाँ दानिश सर पता नहीं क्या सोचकर ये सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी ध्रुव ने हैरानी से कहा, लेकिन दानिश ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की कहां पर कैसे रह सकती है? ये तो अनाथ आश्रम में थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आई? इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, बस आप इतना जान लीजिए कि ये लड़की अब यहाँ रहती है और इससे आप किसी का कोई लेना देना नहीं है। जब तक ये आश्रम में थी तब तक सभी इससे मतलब रखते थे, लेकिन अब जब ये मेरे घर में है तो इसे सिर्फ इकलौता मैं मतलब रखूंगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहकर वो पीछे मुड़ा और अंतरा जो अपने दोनों हाथों से अपने छोटे से सिर पर सीन बनाकर दानिश की तरफ लड़ाने के लिए दौड़ रही थी, पर दानिश के पीछे मुड़ते ही उसका सिर दानिश के पैरों से टकराया।
दानिश से टकराते ही वो तुरंत जमीन पर गिर गई और अपने सिर को जोर जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए बोली, आओ एओ आयु, लग गई मुझे लग गई, आओ लग गई। ये कहकर वो अपने सर को जोर जोर से सहलने लगी तो दानिश नीचे झुका और उसे जबरदस्ती अपने गोद में उठाकर बोला, तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती अंदर लेकर जाने लगा, तो वहीं ध्रुव ये सब कुछ बस खामोशी से देख रहा था। लेकिन जब नमन और रोहित ने दानिश को अंतरा को ले जाते देखा, तो वो दोनों जल्दबाजी के साथ आगे आए। फिर रोहित ने कहा, दानिश सर लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे घर लेकर जाता हूं, ये आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन दानिश अपने गुस्से भरी नजरों से रोहित को घूरने लगा। एक सेकंड के लिए रोहित दानिश की नजरों को देखकर चुप हो गया। लेकिन नमन ने हिम्मत के साथ कहा, दानिश सर ये आपको सच में परेशान कर देगी, लाइए इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे अभी के अभी घर लेकर चला जाऊंगा। दानिश ने नमन को भी गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मैंने आप दोनों से हेल्प मांगी? ये सुनकर नमन और रोहित दोनों ने अपना सरनामे हिला दिया। दानिश ने दांत पीसकर कहा, तो फिर क्यों आप दोनों मेरी हेल्प करना चाहते हैं? अभी के अभी चले जाइए यहां से, मैं इसे अकेले हैंडल करूंगा। ये कहकर वो गुस्से से अंतरा को लेकर वहां से अंदर की तरफ चला गया। तो वहीं अंतरा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। वो इसे चिल्ला रही थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ी सजा देने के लिए ले जाया जा रहा हो और उसके चिल्लाने से दानिश उसे घूर कर देखने लगा और वहीं नमन और रोहित बस उसे जाते हुए देखते रह गए। ध्रुव अभी भी चुपचाप उसी जगह खड़ा था और फिर तभी नमन उसके पास आते हुए बोले, ध्रुव सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ध्रुव जो अभी भी दानिश को जाते हुए देख रहा था उसने कहा, क्या रिक्वेस्ट करना है आपको अंकल? इसके जवाब में नमन ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली अंतरा गलती से अनाथ आश्रम से भागकर यहाँ पर आई थी और जब से ये यहाँ ये तब से हमने एक बार भी इसे वापस नहीं जाने दिया। हमने अनाथ आश्रम में इसके लिए बात कर ली है, हम इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। हालांकि हम दोनों ही आदमी है, इसलिए अनाथ आश्रम में अभी फॉर्मेलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अंतरा के लिए हम जल्दी एक औरत लेकर आएंगे जो उसकी नैनी होगी और उसका ध्यान रखेगी, तब हमें उसे अडॉप्ट करने के लिए दे दिया जाएगा। इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप विशाल सर से इसके बारे में कुछ भी ना बताएं। ये सब सुनकर ध्रुव ने कहा, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा तो वो मेरे भाई के क्लोज मुझे दिख रही है। ये सुनते ही रोहित और नमन एक बार फिर से चुप होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ध्रुव से क्या बताए कि इन दिनों दानिश कुछ ज्यादा ही अंतरा से ऑब्सेस्ड होने लगा था। वो बस हर वक्त उसके बारे में ही उनसे पूछा करता था और उनको अंतरा से दूर रहने की इजाजत देता था और वो अंतरा के पास भी उन्हें गलती से भी जाने नहीं देता था। यहाँ तक कि खुद एक पर्सनल मेड भी उसने अंतरा के लिए हायर किया था, जो उसे ही रेडी करती थी और शॉवर दिलाती थी। वो दोनों यही सब कुछ सोच रहे थे। तभी ध्रुव ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं कि आप उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे भाई ने छोटे से बच्चे को अडॉप्ट किया हो। मैंने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा है। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये सुनते ही तभी रोहित के मुंह पर कंट्रोल नहीं हुआ और उसने झट से कह दिया, एग्जैक्टली सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर दानिश सर को हुआ क्या है। वो अंतरा को लेकर कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। हमें भी इसके बारे में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत गुस्से वाले हैं, इसलिए हम उनके सामने कुछ नहीं कह पाए। फिर ये सुनकर अब ध्रुव के भाव बदल गए। उसने सीरियस होकर कहा, क्यों, क्या किया उसने अंतरा के साथ? क्या वो उसके साथ गलत बिहेव करता है? क्या वो उसे डांटता या चिल्लाता तो नहीं है? ये सुनते ही नमन ने तुरंत अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं कर, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो उसकी केयर से ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं। एक्स्ट्रा केयर का नाम सुनकर ध्रुव के भाव बदल गए और उसने कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये सुनते ही रोहित ने कहा, नहीं नहीं सर, हम आपसे क्यों मजाक करेंगे, बल्कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इसके जवाब में ध्रुव ने कहा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, वो खुद की केयर नहीं कर पाता, तो वो किसी दूसरे छोटे बच्चों की कैसे करेगा। इनफैक्ट अंतरा के बराबर हमारा खुद एक छोटा भाई है, दानिश उसके भी इतना क्लोज नहीं है। वो घर बहुत कम आता है और वो आता भी है तो जल्दी चला जाता है। वो दृश्यम के साथ भी ज्यादा वक्त नहीं बिताता, तो फिर मैं कैसे यकीन करूं कि वो इस छोटी सी अनजान बच्ची की एक्स्ट्रा केयर करता होगा। ये सुनकर अब रोहित नमन को समझ नहीं आया कि वो कैसे ध्रुव को समझाएं कि वो लोग खुद भी ये सब सोच सोचकर परेशान है। तभी ध्रुव कुछ कहता, उससे पहले ही नमन ने बात संभालते हुए कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं, हमें ही गलती हो गई होगी समझने में। वैसे जो हमने रिक्वेस्ट किया, आप बस उसे मान लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। बहुत जल्द हम अंतरा को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये सुनकर ध्रुव ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, ओके, आप फिक्र मत कीजिए,
मैं डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन दादाजी शाम को यहाँ आने वाले हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अंतरा उनके सामने ना आ पाए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आप दोनों अच्छे से जानते हैं डैड दानिश के करीब किसी को नहीं जाने देते, और जिस तरह दानिश अभी अंतरा को अपने साथ लेकर गया है, उसे दानिश को तो नहीं पर अंतरा को जरूर तकलीफ होगी। ध्रुव की तकलीफ का मतलब नमन और रोहित अच्छे से समझ रहे थे, जिस वजह से उन दोनों की आंखों में एक डर आ गया था अंतरा को लेकर। उन दोनों ने अपना सर हिलाया और फिर ध्रुव वहां से निकल गया। उनके जाने के बाद नमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था विशाल सर को अगर गलती से भी इसके बारे में पता लगेगा तो वो जरूर अंतरा कोई तकलीफ पहुंचाएंगे, और अभी ध्रुव सर ने जिस तरह से बोला है, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अंतरा बहुत चंचल है, वो बहुत शरारती भी है, वो हमारी बातें नहीं मानती, और अगर आज विशाल सर के सामने वो आ गई तब हम क्या करेंगे। ये सुनकर रोहित भी अब खामोश हो गया। इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त अंतरा उसे बड़े से मास्टर बेड पर इधर से उधर कूद रही थी, और कूदते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। वो बेड को बिल्कुल तहस नहस कर चुकी थी। तो वहीं सोफे पर दानिश बैठा बस उसे ही चुपचाप घूरे जा रहा था। उसने अंतरा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अंतरा अब गुस्से से लैंप बोर्ड पर लगी दानिश की फोटो देखने लगी, और उसने अपने छोटे से पैर को राउंड में घुमाया और एक छोटा लात डायरेक्ट दानिश के फोटो पर मार दिया। दानिश का फोटो सीधे जमीन पर जा गिरा, और ये देखकर दानिश की भौहें आपस में तन गई, और अंतरा इस वक्त जोर से चिल्लाई, मैंने वैम्पायर को गिला दिया, मैंने वैम्पायर को मार दिया। ये सुनते ही अब दानिश से अपनी जगह से खड़ा हो गया और अंतरा के तरफ बढ़ने लगा। तो वही अंतरा ने जैसे दानिश को अपने पास आते देखा, वो एक पल के लिए डर गई। ये चैप्टर समाप्त हुआ। क्या करेगा दानिश अंतरा के साथ? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19, क्यूटनेस ओवरलोड एंड जेलसी ओवरलोड। अब आगे। उनके जाने के बाद नमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, जिसका डर था वही हुआ। मैंने पहले ही कहा था विशाल सर को अगर गलती से भी इसके बारे में पता लगेगा तो वो जरूर अंतरा कोई तकलीफ पहुंचाएंगे, और अभी ध्रुव सर ने जिस तरह से बोला है, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा। अंतरा बहुत चंचल है, वो बहुत शरारती भी है, वो हमारी बातें नहीं मानती, और अगर आज विशाल सर के सामने वो आ गई तब हम क्या करेंगे। ये सुनकर रोहित भी अब खामोश हो गया। इधर दूसरी तरफ कमरे में इस वक्त अंतरा उसे बड़े से मास्टर बेड पर इधर से उधर कूद रही थी, और कूदते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। वो बेड को बिल्कुल तहस नहस कर चुकी थी। तो वहीं सोफे पर दानिश बैठा बस उसे ही चुपचाप घूरे जा रहा था। उसने अंतरा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अंतरा अब गुस्से से लैंप बोर्ड पर लगी दानिश की फोटो देखने लगी, और उसने अपने छोटे से पैर को राउंड में घुमाया और एक छोटा लात डायरेक्ट दानिश के फोटो पर मार दिया। दानिश का फोटो सीधे जमीन पर जा गिरा, और ये देखकर दानिश की भौहें आपस में तन गई, और अंतरा इस वक्त जोर से चिल्लाई, मैंने वैम्पायर को गिला दिया, मैंने वैम्पायर को मार दिया। ये सुनते ही अब दानिश से अपनी जगह से खड़ा हो गया और अंतरा के तरफ बढ़ने लगा। तो वही अंतरा ने जैसे दानिश को अपने पास आते देखा, वो एक पल के लिए डर गई। अंतरा ने जब दानिश को अपने पास आते देखा तो उसने बड़ा सा पाउट बना लिया और अपने छोटे से हाथों का पंच बनाते हुए बोली, अगर आपने दोबारा से मुझे डांटा तो मैं आपके मुंह पर पंच कर दूंगी। ये कहकर वो अपने छोटे से हाथों को इधर से उधर घुमाने लगी। दानिश जो उसे गुस्से से घूर रहा था वो उसके पास आया और दूसरे पल उसके छोटे से पंच को अपने बड़े से हाथ में लेते हुए बोला, ओ तो तुम में इतनी हिम्मत है। ये कहकर दानिश ने गुस्से से एक नजर बेड की तरफ देखा और एक नजर अपनी टूटी हुई तस्वीर की तरफ। तभी अंतरा मुंह फुलाकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं बहुत शैतान हूँ, मैं बहुत शैतानियां करती हूँ। अब अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं वापस से आपके रूम में तोलफोल कर लूंगी। ये कहकर वो वापस से अपने हाथ पैर इधर से उधर चलाने लगी। वहीं दानिश ने अब उसे गुस्से के साथ अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़िए मुझे, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मैंने कहा छोड़ दीजिए मुझे। दानिश उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चला गया। उसे खुद को वॉशरूम में लाते देख अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं तो सुबह शॉवर ले चुकी हूँ, क्या आप मुझे दोबारा से नहलाएंगे? क्या आपको बच्चों को नहलाना आता है? आप मेरे लिए बेबी शॉप लेकर आना जिससे मेरी स्किन साफ रहे, पर यहाँ तो मुझे कोई सोप दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर अंतरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर आसपास देखने लगी। लेकिन तभी दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे बाथटब में डाल दिया। अंतरा अचानक से चौंक गई और वो तुरंत डरते हुए बोली, ये क्या किया आपने? आपने मुझे पूरा गीला कर दिया, अभी के अभी मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाथटब में डर लगता है। ये कहकर वो बाथटब से नीचे कूदने लगी।
लेकिन तभी दानिश गुस्से से उसके पास आया और उसकी पूरी बॉडी पर पानी डालते हुए बोला, चुपचाप अपने आप को साफ करो। ये सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया। उसने मासूमियत से कहा, पल क्यों? क्या मैं गंदी हूं? पल मैं तो मिट्टी में खेली ही नहीं। ये सुनकर दानिश ने गुस्से के साथ कहा, लेकिन तुमने किसी को छुआ है? ये सुनकर अंतरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, तो क्या अगर मैं किसी को टच कर लूंगी तो मुझे नहाना पड़ेगा? ये सुनकर दानिश उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, हाँ, इसलिए आगे से किसी को भी छूने की कोशिश मत करना, वरना इसी तरह मैं तुम्हें बार बार बात दिलाऊंगा। ये कहकर उसने अब उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा पूरी तरह भीग चुकी थी, इस वक्त वो कांप रही थी। लेकिन उसने मुंह फुलाकर कहा, पल मैं तो सबके साथ खेलूंगी। ये सुनकर दानिश उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगी? अंतरा ने तुरंत बेफिक्री से अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर दानिश अपने दांत पीसकर बोला, यू सिली गर्ल, तुम्हें तो मैं। तभी अंतरा ने तुरंत दानिश के सीने में ही अपना छोटा सा सिर डाल लिया और कसकर दानिश को पकड़कर बोली, आप मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं छुप गई, अब मैं आपको नहीं दिख रही हूं। उसकी इस क्यूट हरकत को देखकर दानिश एक सेकंड के लिए चुप हो गया। अंतरा ने अपना छोटा सा सिर उसके सीने में छुपाया हुआ था, उसका सर छिप गया था तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह छिप गई है और वो दानिश को दिखाई नहीं दे रही है, और उसकी हरकत को देखकर ना चाहते हुए भी दानिश ने खुद को कंट्रोल कर लिया और उसे लेकर बाहर निकला। उसने उसे बेड पर बिठाया और गुस्से से बोला, चुपचाप अब यही बैठी रहो। कुछ देर में नैनी आएगी और तुम्हें रेडी करेगी, और याद रखना नैनी के अलावा तुम ना तो किसी से शॉवर लोगी और ना ही किसी से रेडी होगी, और तुम दोबारा किसी को छूने की भी कोशिश नहीं करोगी। तुम्हें सिर्फ मैं छू सकता हूं या फिर वो नैनी, इसके अलावा कोई नहीं, गॉट इट? ये धमकी देते हुए वो वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन अंतरा को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसने अपने मुंह में उंगली डाल ली और मासूमियत से बोली, पल मुझे वो नैनी पसंद नहीं है। ये सुनकर दानिश के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और अंतरा को घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए नहीं कह रहा हूं, जब तक तुम खुद से अपने काम नहीं कर पाती तब तक तुम्हें उसके साथ रहना है। एक बार तुम खुद से अपने काम करने लगोगी, उसके बाद मैं उस नैनी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और उसने फिर मुंह फुलाकर कहा, आप बहुत बुले हो। प्याली एंतला आपसे बात नहीं करेगी, एक बार प्याली एंतला अपने दोस्त के पास चली जाए तो हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे। ये सुनकर दानिश की भौहें तन गई। वो उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? रिपीट इट। अंतरा फिर से बिना किसी डर के मुंह फुलाकर बोली, एक बार मेरा दोस्त मुझे मिल गया तो हम दोनों मिलकर आपको बहुत परेशान करेंगे, और फिर आप मुझे डांटना छोड़ दोगे, फिर आप मुझसे डरने लगोगे। उसकी ये बात सुनकर दानिश अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद करते हुए बोला, कौन है तुम्हारा दोस्त? क्या उसने तुम्हें टच किया था? अंतरा ने चिढ़कर कहा, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही है, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उसे ढूंढ कर लूंगी और फिर उसके साथ मिलकर आपको बहुत तंग करूंगी। ये कहकर उसने दानिश से अपना मुंह फेर लिया। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम्हारा जो कोई भी है सिर्फ मैं हूं। इसके अलावा ना ही तुम्हारा कोई दोस्त होगा और ना ही कोई दुश्मन, इसलिए तुम सबसे दूर रहो। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे अपने दोस्त का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर मुझे उसका नाम याद होता तो मैं अभी आपको बता देती। फिर आप डल जाते और फिर आप मुझे उससे मिलने जाने देते। ये कहकर उसने अपनी नजरें धीरे से पीछे की तरफ घुमाई तो वहां कोई नहीं था। दानिश को वहां ना देखकर उसकी आंखों में दूसरे की चमक आ गई और वो बेड पर खड़ी हो गई और बेड पर जोर जोर से कूदने लगी। इधर दूसरी तरफ दानिश नीचे हॉल में आया। उस वक्त नैनी अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। दानिश सोफे पर बैठ गया और बिना किसी भाव के बोला, उसे जाकर रेडी कर दीजिए। ये सुनकर नैनी ने अपना सिर हिला दिया और वो वहां से जाने लगी, लेकिन तभी दानिश उसे रोकते हुए गुस्से से बोला, और एक बात, अगर वो आपसे किसी चीज की जिद करती है तो आप उसे इग्नोर कर देंगी, आपको उसकी कोई भी जिद पूरी करने की जरूरत नहीं है, समझी आप? इसके जवाब में नैनी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और वो सीधे कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी अंदर नमन आते हुए बोला, बॉस विशाल सर कुछ देर में आने वाले हैं। ये सुनकर दानिश ने बेफिक्रे से कहा, सो? दानिश को ऐसे रिएक्ट करते देख नमन ने परेशान होकर कहा, तो मुझे लगता है कि अंतरा को वापस बैकयार्ड में भेज देना चाहिए, प्लीज आप उसे मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दानिश ने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर पटक दिया। नमन एक पल के लिए डर गया और घबराते हुए बोला, बॉस सॉरी अगर मैंने आपको गुस्सा दिलाया। तभी दानिश उसकी बात बीच में ही काट कर दांत पीस कर बोला, क्या आपको मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? मैंने कहा ना वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहेगी और अब आप उसे कहीं लेकर नहीं जा सकते। ये सुनते ही नमन हक्का बक्का रह गया। उसने दूसरे पल डरते हुए कहा, लेकिन बॉस विशाल सर, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे और हम सबसे अंतरा दूर हो जाएगी, हम उससे बहुत प्यार करने लगे हैं।
हम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, अगर वो दूर हुई तो हम शायद अब जी नहीं पाएंगे। ये सुनकर दानिश ने अब नमन को कुछ देर तक घूरा और फिर बोला, अगर आप चाहते हैं कि मैं डैड को इसके बारे में ना बताऊं तो आप उसे यहीं रहने दीजिए, मैं डैड को हैंडल कर लूंगा। उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ये सुनते ही नमन हैरानी से बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई विशाल सर को हैंडल कर लेंगे? लेकिन अगर उन्हें गलती से भी पता चला तो? तभी दानिश ने बेफिक्री से कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्हें पता चलता है या नहीं। बस मुझे इतना पता है कि वो अब मेरे साथ ही रहेगी, दैट्स इट। ये सुनकर अब नमन को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने आखिर में अपना सिर हिला दिया। लेकिन तभी उनके कानों में ऊपर रूम से टूटने फूटने की आवाज गई। उस आवाज को सुनते ही दानिश के भाव बदल गए। वहीं नमन ने घबराते हुए कहा, ये तो उस रूम से आवाज आ रही है जहां शायद अंतरा है। वो ठीक तो होगी ना? दानिश दूसरे पल अपनी जगह से उठा और सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। नमन से भी रहा नहीं जा रहा था, उसे अंतरा की फिक्र थी और वो भी तुरंत दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में दानिश कमरे के बाहर था। अंदर अभी भी लगातार तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी और साथ में नैनी की भी आवाज आ रही थी। दूसरे पल दानिश ने दरवाजा गुस्से के साथ खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर दानिश के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। वहीं नमन भी जो पीछे पहुंचा ही था, उसने भी जब अंदर के नजारे को देखा तो वो भी एक पल के लिए शॉक्ड हो गया, क्योंकि अंदर इस वक्त नैनी जमीन पर लेटी हुई थी और उसके सर पर चढ़कर इस वक्त अंतरा बैठी हुई थी। अंतरा ने अपनी दोनों छोटी छोटी मुट्ठियों में नैनी के बालों को कसकर पकड़ रखा था और वो जोर जोर से नैनी पर चिल्ला रही थी। वहीं नैनी भी दर्द से खुद को छुड़ाने की बुरी तरह कोशिश कर रही थी, पर अंतरा उसके सर पर चढ़कर बैठी थी, इसलिए नैनी कुछ कर नहीं पा रही थी। आसपास बहुत सारा सामान फैला हुआ था। अपने कमरे की ऐसी हालत देखकर दानिश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नमन को वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हुआ। उसने दानिश को देखा और दानिश को देखकर उसने घबराते हुए कहा, सर मैंने पहले ही कहा था वो बहुत शैतान है, वो बहुत ज्यादा शैतानियां करती है। देखिए ना उसने क्या हालत कर दी है आपके कमरे की। प्लीज अभी वक्त आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर वापस बैकयार्ड चला जाऊंगा। वहीं नैनी ने जब ये सारी आवाज सुनी तो वो तुरंत गेट की तरफ देखने लगी। गेट की तरफ देखते ही वो जोर से चिल्लाई, सर सर प्लीज मुझे इस काम से निकाल दीजिए, कभी मैंने आपके काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन इस बार मैं आपके काम के लिए मना कर रही हूँ। मैं इस लड़की को हैंडल नहीं कर सकती, ये लड़की बहुत ज्यादा शैतानियां करती है, मैं इससे परेशान हो गई हूँ। इसने मेरे सर के सारे बाल निकाल दिए। अंतरा की जब नजर दानिश और नमन पर गई तो अंतरा का मुंह बन गया। उसने दूसरे पल मुंह फुलाकर कहा, पल मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ। ये कहकर वो तुरंत उस नैनी से दूर हुई और जल्दी से मासूमियत के साथ टुकुर टुकुर नमन और दानिश को देखने लगी। उसकी अचानक से ऐसी मासूम भरी नजरों को देखकर दानिश ने दांत पीसकर कहा, सिली गर्ल यू आर टू मच, अभी तुम्हारी उम्र इतनी कम है लेकिन अभी से ही तुम ऐसी हरकतें करती हो, आई थिंक तुम्हें अब मुझे अपने तरीके से हैंडल करना ही पड़ेगा। दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा ने अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया और उसने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, पल मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एक अच्छी लड़की हूं ना अंकल। ये कहकर वो अब नमन को देखने लगी। नमन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वही दानिश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। नमन देख पा रहा था कि दानिश अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था, जिसे देखकर नमन ने अपने पसीने को साफ करते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द अंतरा को यहां से ले जाना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ा, इस वक्त दानिश खुद अंतरा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने आज जो कुछ भी किया है, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसी के साथ दानिश ने अंतरा को अपने कंधे पर उठा लिया और नमन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वही अंतरा भी दूसरे पल जोर से चिल्लाई, मुझे वैम्पायर से बचाओ। क्या करेगा अब दानिश अपने इस बढ़ते हुए जलन और पॉसेसिवनेस के चलते। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 20। सजा तो तुम्हें मिलेगी सिली गर्ल। अब आगे। नमन को वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हुआ। उसने दानिश को देखा और दानिश को देखकर उसने घबराते हुए कहा, सर मैंने पहले ही कहा था वो बहुत शैतान है, वो बहुत ज्यादा शैतानियां करती है। देखिए ना उसने क्या हालत कर दी है आपके कमरे की। प्लीज अभी वक्त आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं उसे लेकर वापस बैकयार्ड चला जाऊंगा। वहीं नैनी ने जब ये सारी आवाज सुनी तो वो तुरंत गेट की तरफ देखने लगी। गेट की तरफ देखते ही वो जोर से चिल्लाई, सर सर प्लीज मुझे इस काम से निकाल दीजिए, कभी मैंने आपके काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन इस बार मैं आपके काम के लिए मना कर रही हूँ। मैं इस लड़की को हैंडल नहीं कर सकती, ये लड़की बहुत ज्यादा शैतानियां करती है, मैं इससे परेशान हो गई हूँ। इसने मेरे सर के सारे बाल निकाल दिए। अंतरा की जब नजर दानिश और नमन पर गई तो अंतरा का मुंह बन गया। उसने दूसरे पल मुंह फुलाकर कहा, पल मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो मासूम हूँ।
ये कहकर वो तुरंत उस नैनी से दूर हुई और जल्दी से मासूमियत के साथ टुकुर टुकुर नमन और दानिश को देखने लगी। उसकी अचानक से ऐसी मासूम भरी नजरों को देखकर दानिश ने दांत पीसकर कहा, सिली गर्ल यू आर टू मच। अभी तुम्हारी उम्र इतनी कम है लेकिन अभी से ही तुम ऐसी हरकतें करती हो। आई थिंक तुम्हें अब मुझे अपने तरीके से हैंडल करना ही पड़ेगा। दानिश की ये बात सुनते ही अंतरा ने अपना छोटा सा सिर नीचे झुका लिया और उसने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो एक अच्छी लड़की हूं ना अंकल। ये कहकर वो अब नमन को देखने लगी। नमन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वही दानिश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। नमन देख पा रहा था कि दानिश अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा था, जिसे देखकर नमन ने अपने पसीने को साफ करते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द अंतरा को यहां से ले जाना होगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन ये कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ा, इस वक्त दानिश खुद अंतरा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने आज जो कुछ भी किया है, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इसी के साथ दानिश ने अंतरा को अपने कंधे पर उठा लिया और नमन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वही अंतरा भी दूसरे पल जोर से चिल्लाई, मुझे वैम्पायर से बचाओ। नमन ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया। तो वहीं दानिश अंतरा को लेकर सीधे बेड की तरफ गया। उसने अंतरा को बेड पर गुस्से के साथ बिठाया और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, आज तुम पूरा टाइम इसी कमरे में अकेले बंद रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। ये सुनते ही अंतरा की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत गुस्से से बोली, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर खेलने जाना है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ये कहकर वो नमन को देखने लगी। तो वही नमन भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने तुरंत हड़बड़ी के साथ कहा, दानिश सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वो अभी बहुत छोटी है, इस तरह से उसे कमरे में अकेले बंद करना ठीक नहीं होगा। दानिश ने इसके जवाब में नमन को गुस्से के साथ घूरा और बोला, क्या अब आप मुझे सिखाएंगे कि मैं क्या करूं या क्या नहीं? ये सुनकर नमन चुप हो गया। उसे अंतरा के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो अंतरा को देखने लगा। अंतरा अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन दानिश अब कमरे से बाहर जाने लगा। अंतरा बेड पर चढ़ गई और वो जोर जोर से बेड पर कूदते हुए बोली, प्लीज मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, मुझे अकेले कमरे में नहीं रहना। लेकिन दानिश ने गुस्से के साथ बाहर निकलते वक्त नमन को घूरा, तो नमन ने हकलाते हुए कहा, दानिश सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। वो अभी सिर्फ 5 साल की है और 5 साल के बच्चे को इस तरह कमरे में बंद करके रखना ठीक नहीं है। दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बनाई और बोला, तो आप मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं? ये सुनकर नमन ने अपना सीना में हिलाकर कहा, नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मुझे पता है कि वो शैतानियां करती है, पर ये सजा देना सही नहीं है, अकेले कमरे में उसको रखना। मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दानिश गुस्से से कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए बोला, अभी इसे सजा देना जरूरी है, वरना ये आगे इसी तरह शैतानियां करेगी। मैं नहीं चाहता कि आगे ये मेरे सर का हेडेक बने। ये सुनकर नमन हैरान था। तभी दानिश ने बाहर से दरवाजे को बंद कर लिया। अंतरा अभी भी जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसकी आवाज बाहर आ रही थी। वो मजबूर होकर दानिश से बोला, दानिश सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपसे पहले मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन आज मैं रोक रहा हूँ। प्लीज उसको बाहर निकाल दीजिए। वो बहुत छोटी है दानिश सर, इस तरह कमरे में अकेले बंद करना सही नहीं है। दानिश बिना किसी भाव के कहा, मैं उसे मार नहीं रहा हूँ, ना ही उसे किसी जेल में बंद कर रहा हूँ। वो मेरा कमरा है, तुम्हें पता है कि वहां सब कुछ अवेलेबल है, उसे वहां किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन उसे आज के लिए सजा देना जरूरी है। ये कहकर वो सीधे स्टडी रूम के तरफ जाने लगा। तो वहीं नमन ये सब सुनकर लाचारी से कमरे को देखने लगा, जहां से अभी भी अंतरा जोर से चिल्ला रही थी। वो अंदर भी नहीं जा सकता था। नमन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो दानिश के खिलाफ चाहकर भी नहीं जा सकता था, लेकिन वो अंतरा को भी ऐसे अकेले कमरे में नहीं रहने देना चाहता था। वो दानिश के पीछे जाते हुए अब रिक्वेस्ट करके बोला, प्लीज दानिश सर, मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए, वो सच में अकेले नहीं रह पाएगी। इसके जवाब में दानिश स्टडी रूम के अंदर बैठे हुए बोला, आई डोंट थिंक मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसे सजा देना जरूरी है। ये कहकर वो अपने चेयर पर जाकर बैठ गया और अपने गिटार को अपने हाथ में ले लिया। नमन चुपचाप वहीं खड़ा था। उसके हाथों की मुठियां कसकर बंद थी, जिससे उसकी नसें भी दिखाई दे रही थी। उससे पता चल रहा था कि वो खुद को कितना ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। फिर उसने बुरी तरह अपने होठों को भींच लिया और बोला, दानिश सर, मैं उसे एक बाप की तरह प्यार करता हूँ और एक बाप अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। प्लीज दानिश सर, आपका उस पर कोई हक नहीं है, आप उसे मुझे सौंप दीजिए। जैसे ही नमन ने हिम्मत करके ये बात कही, दानिश के भाव बदल गए।
वो गुस्से से नमन को देखकर बोला, नमन अंकल क्या आप मुझे जवाब देंगे? ये सुनकर नमन ने अपना सरनामे हिलाकर कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। बल्कि मैं तो आपसे बता रहा हूँ कि वो अभी बहुत छोटी है और उसे इस तरह अकेले कमरे में बंद करना। तभी दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया है मैं उसे सजा दूंगा और उसे वो सजा मिलेगी। अब आप मुझसे ना तो बहस करेंगे और ना ही मुझे जवाब देंगे। वरना आपको पता है कि मैं उसके बारे में डैड से भी बता सकता हूँ। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। दानिश की ऐसी धमकी सुनते ही नमन हैरान रह गया और वो हैरानी से दानिश को देखकर बोला, दानिश सर आप मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते। इसके जवाब में दानिश बिना किसी भाव के बोला, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। बल्कि ये फैक्ट है। आपको अच्छे से पता है, अगर डैड को पता चलेगा कि आप एक नाजायज और एक अनाथ बच्ची को अपने पास रख रहे हैं, तो वो आपको उससे जरूर दूर कर देंगे। क्या आप भूल गए आपने और रोहित अंकल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जब तक आप दोनों मुझे प्रोटेक्शन देंगे तब तक अब दोनों ना ही शादी करेंगे और ना ही अपनी फैमिली बनाएंगे। अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट भूल गए हो, तो मैं आपको उसे अभी याद दिला देता हूँ। नमन अब बिल्कुल चुप हो गया था। उसे अपना सब कुछ याद आने लगा था। वो इस वक्त खुद को हद से ज्यादा लाचार महसूस करने लगा। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद की। वो अपना सर नीचे झुकाकर बोला, सॉरी दानिश सर, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं सच में भूल गया था। ये कहकर वो वहां से जाने लगा। दानिश अभी भी नमन को घूर रहा था। वो उसे जाते देख बिना किसी भाव के बोल, डैड के पास कॉल करके उन्हें यहां बुला लीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। नमन ने अपना सर हिला दिया और वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त वहां लीना गुस्से से चिल्ला रही थी और वही प्रतिमा उसकी बातें सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। लीना ने दांत पीसकर कहा, आखिर किस हक से आपने उसे उन दो आदमियों को दे दिया? क्या इसलिए क्योंकि वो दोनों अमीर है? क्या अमीरी देखकर आप इस अनाथ आश्रम की बच्चियों को बेच देगी? उसकी ये बात सुनते ही प्रतिमा ने गुस्से के साथ कहा, लीना अब तुम चुप हो जाओ। अगर तुम्हें पूरी बात ठीक से नहीं पता है, तो तुम्हें इस तरह आधी अधूरी बात सबके सामने कहने की जरूरत नहीं है। लीना ने सार्कास्टिक होकर कहा, दीदी सच कहूं तो मैं आधी अधूरी बात नहीं कह रही हूं। मैंने जो आपके और बड़े मालिक के मुंह से सुना, वही बोल रही हूं। आखिर अंतरा को आप सबने किस हक से उन दो आदमियों को दे दिया? अभी कोई भी बच्ची यहां से अडॉप्ट नहीं हो रही है, तो फिर आपने उस अंतरा को क्यों यहां से जाने दिया? क्या वो आपके लिए बहुत खास है? इसका मतलब आप यहाँ के बच्चों में भेदभाव करती हैं। प्रतिमा की आंखों में आंसू हुआ गए थे और वो लीना के इल्जामों को सुनकर गुस्से से बोली, बस करो लीना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना जहर होगा। मैंने कभी यहाँ के बच्चों में भेदभाव नहीं किया। मैंने तो अंतरा को इसलिए यहाँ से भेजा क्योंकि उस बेचारी को यहाँ पहले ही बहुत ताने मारे जाते थे। इसलिए क्योंकि उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता था। लेकिन अब जब वो दो भले इंसान उसे अडॉप्ट करके अपने पास रखना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। मैं और बड़े मालिक ने बहुत कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया है और वैसे भी तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? त्रिशा को तो ओबरॉय फैमिली अडॉप्ट करेगी ही ना। ये सुनकर लीना ने गुस्से से कहा, लेकिन अभी उनका कोई भरोसा भी नहीं है। क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी इस बात पर कोई यकीन भी नहीं करेगा कि वो सभी त्रिशा को यहाँ से लेकर जाएंगे। ये सुनकर प्रतिमा ने कहा, तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। त्रिशा को ओबरॉय खानदान ही अडॉप्ट करेगा। अभी तो पूरे 1 साल है। 1 साल के लिए उसे अच्छे से पढ़ाई करने दो और उसे अच्छे से मेहनत सिखाओ। ये कहकर प्रतिमा वहां से मंदिर की तरफ जाने लगी। तो लीना ने गुस्से के साथ कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या त्रिशा को मैनर्स नहीं है? आपकी उस शैतान अंतरा से तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी तो ओबरॉय खानदान उसे अडॉप्ट कर रहा है, ना कि कोई नॉर्मल घर के इंसान। लीना ने ताना मारा, जिसे महसूस कर प्रतिमा ने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, लीना अभी के लिए मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे अब यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो वहां से सीधे मंदिर की तरफ बढ़ गई। तो वही लीना दांत पीसकर बोली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो अंतरा मेरे आंखों में कांटे की तरह चुभती है। मैं उसे कभी खुश नहीं रहने दूंगी। उसे क्या लगता है वो इस अनाथ आश्रम से चली गई तो मैं उसे वहां 2 आदमियों के साथ खुश रहने दूंगी? बल्कि अब तुम देखते जाओ, मैं तुम्हारी जिंदगी में बचपन से ही कैसे जहर घोलती हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। स्टडी रूम का दरवाजा खुला। विशाल नमन और रोहित के साथ स्टडी रूम से बाहर निकले। उनके पीछे दानिश था। दानिश के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। तो वही विशाल ने नमन और रोहित को देखकर कहा, आसपास खतरा ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए अब तुम दोनों को अपना काम अच्छे से करना है। याद रखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो मुझे कॉल पर तुरंत इन्फॉर्म करना।
इसके जवाब में नमन और रोहित दोनों ने ही अपना सर हिला दिया। जिसके बाद विशाल दानिश की तरफ मुड़ा और बोला, दानिश बेटा अपना ख्याल रखना, मैं कल वापस से यहाँ आऊंगा। इसके जवाब में दानिश ने बिना किसी भाव के कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर विशाल ने अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन क्यों? तुम मेरे बेटे हो और मैं जब मर्जी चाहे तब तुमसे मिलने आ सकता हूं। दानिश ने इस पर नाराजगी के साथ कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बार बार लोग मुझसे मिलने आए। मैं अकेले रहना चाहता हूं और अगर आप हर रोज मुझसे मिलने आएंगे तो मेरी प्राइवेसी में डिस्टर्ब होगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं विशाल उसकी ये बात सुनकर चुप रह गए। नमन और रोहित भी बस खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे। तभी विशाल ने गुस्से के साथ कहा, तुम दोनों उसका ध्यान रखना, उसके कहने से कुछ नहीं होता। वो मेरा बेटा और मैं कल जरूर उससे मिलने आऊंगा। ये कहकर वो वहां से बाहर चले गए। तो वहीं नमन और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। इधर दानिश कमरे के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन वो कमरे को घूरते हुए बोला, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी। अब तुम्हें पता चल गया होगा कि दानिश ओबरॉय को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। ये कहते हुए उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर वो एकदम से अपनी जगह रुक गया और उसके हाथों की मुठ्ठियां कसकर बंद हो गई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय। ये वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड की जाएगी।